एलएफटी में 3 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आप बिलीरुबिन की टेस्ट करते हो जिसमें सीरम और यूरिन दोनों आ जाते हैं। अब सीरम में जो बिलीरुबिन होते हैं वो टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, और यूरिन में जो बिलीरुबिन के फॉर्म होते हैं वो बाइल पिगमेंट के फॉर्म में होते हैं, बाइल सॉल्ट और यूरिबिलिनोजन के फॉर्म में होते हैं। सेकेंड ग्रुप जो होता है वो एंजाइमेटिक पैनल होता है जिसमें आप 4 एंजाइम देखते हो, SGOT, SGPT, GGT, that is gamma glutamate transferase and alkaline phosphatase ALP। नाउ थर्ड ग्रुप जो है जिसमें आ जाता है आप प्रोटीन्स को देखते हो। प्रोटीन्स में आप टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड उसके रेशियोज देखोगे, एंड ऑल्सो एक टेस्ट होती है प्रोटीन की, थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ ग्रुप 1 जो टेस्ट होती है ये हमको प्री हिपैटिक को अलग करती है हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक कंडीशन से। ओके, नाउ यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि नोट करना ज़रूरी है। सीरम और यूरिन का सैंपल जब हम लेंगे प्री हिपैटिक कंडीशन में, अगर हीमोलाइटिक होता है, हीमोलाइसिस होता है, तो इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो सीरम बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन हाई रहेगा, एज वेल एज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, और डायरेक्ट बिलीरुबिन नॉर्मल रहेगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आरबीसी टूटते जा रही है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बनते जा रहा है, और हमारा लीवर जो है वो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलते जा रहा है। ठीक है, हमारा डायरेक्ट को बिलीरुबिन बदलते जा रहा है क्योंकि उसका काम ही है लीवर का बदलने का, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना। सो डायरेक्ट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और इनडायरेक्ट बढ़ते जाएगा क्योंकि हीमोलाइसिस बढ़ते जा रही है। सो टोटल और इनडायरेक्ट बढ़ा रहेगा। वैसे ही अगर हम प्री हिपैटिक में हीमोलाइसिस में यूरिन सैंपल को देखें तो उसमें आपको यूरोबिलिनोजन दिखेगा नॉर्मली। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो क्या करेगा, हमारी जो किडनी से फिल्टर होकर नॉर्मल यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लड में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से पास आउट नहीं हो सकता। डायरेक्ट बिलीरुबिन ही है जो कि ऑलरेडी किडनी से फिल्टर हो जाएगा और यूरिन में ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल रहेगा, एक्सेप्ट आपको यूरोबिलिनोजन बढ़ा हुआ दिखेगा। यूरोबिलिनोजन जो कि कलर के रिस्पॉन्सिबल है, सो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, नाउ पोस्ट हिपैटिक कंडीशन। ऑब्वियसली पोस्ट हिपैटिक कंडीशन मीन्स लीवर जो होता है वो, लीवर के बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो पोस्ट हिपैटिक, इसको हम एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉलिस्टैटिक कंडीशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, तीनों चीज़ें बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यूरिन में भी सभी चीज़ें हो जाती है इंक्रीज एक्सेप्ट यूरोबिलिनोजन, बिकॉज यूरोबिलिनोजन कब नॉर्मल होगा, जब डायरेक्ट बिलीरुबिन इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का जो रिलेशन रहेगा वो हीमोलाइसिस की तरह रहेगा कि हाँ वो किडनी से फिल्टर आउट हो रहा है, बट यहाँ पर डायरेक्ट भी बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट भी बढ़ रहा है। सो यूरोबिलिनोजन स्लाइटली नहीं भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। नाउ ग्रुप सेकेंड SGPT, SGOT जो होता है, इनके बारे में हम साथ में स्टडी करेंगे। SGPT को आप ALT भी बोलते हो, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, एंड SGOT को आप AST भी बोलती हो, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। नाउ AST ALT में ALT जो होता है साइटोसोल एंजाइम में प्रेजेंट होता है, और AST जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम में होता है। एक्चुअली ये दोनों प्रेजेंट होते हैं लीवर सेल्स में। ये कब राइज होते हैं, जब हमारे लीवर में सेल नेक्रोसिस होती है, कितने रेट पर हो रही है, कितने एक्सटेंट पर हो रही है, उस तरीके से उसका लेवल रहता है। नाउ AST और ALT लेवल जो होता है वो वायरल हेपेटाइटिस में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। वायरल हेपेटाइटिस, ड्रग इंजरी, कार्बन टेट्राऑक्साइड जो कि एक टाइप की टॉक्सिसिटी है, आप बोल सकते हो 100 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में AST ALT की वैल्यू इन सारी डिसीज़ में बढ़ जाती है। अब 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, वो नोट करना। AST लेवल जो होता है, AST लेवल या यूँ बोलूँ SGOT का जो लेवल होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है नॉर्मल से। कब? एक्यूट हेपेटाइटिस में।
अगर डिसीज़ क्रोनिक फेज में चली जाती है तो इतना एलिवेशन नहीं होता है, थोड़ा एलिवेशन होता है लॉन्ग समय तक। नाउ कभी कभी क्या होता है, सेकेंडली कभी कभी क्या होता है कि कुछ एलिवेशन नोटिस किए जाते हैं प्री इक्टेरिक फेज में, दैट इज़ जॉइंडिस के पहले जो वाला फेज़ होता है। बट पिक वैल्यू यूजुअली तभी आती है जब आपको 12 to 14 आवर्स हो जाते हैं जॉइंडिस के ऑनसेट में, तभी आपको प्री इक्टेरिक फेज मिलता है, पिक वैल्यू मिलती है। नाउ 10 to 20 टाइम्स अपर लिमिट हो जाती है, ओके, नॉर्मल से 10 to 20 टाइम्स अपर लिमिट हो जाती है इस कंडीशन में। नाउ एज द प्रोसेस ऑफ सेल destruction decline in recovery phase, the serum transamylases also fall, reaching normal value within 25 weeks. Now prehepatic condition, प्रीहिपैटिक कंडीशन मतलब हिपेटाइटिस, हमारे जो लीवर है, लीवर में कोई इन्फेक्शन ना होने से पहले ही कोई कंडीशन होना, उसमें तीनों चीज़ें ऑब्वियसली नॉर्मल रहेगी, यानी इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस जो रहेगा वो कंडीशन जो है वो नॉर्मल रहेगी, सेलुलर डैमेज भी नहीं रहेगा, वो भी नॉर्मल रहेगा। AST और SGOT जो होता है वो बढ़ जाता है कभी कभी RBC के ब्रेकडाउन होने के कारण। इन शॉर्ट AST या SGOT जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि वो RBC के ब्रेकडाउन के कारण भी बढ़ जाता है। AST जो होता है वो हमारी RBC के डिस्ट्रॉय के कारण भी बढ़ता है। ALT जो होता है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है एज़ कम्पेयर टू AST या SGOT। इसलिए प्रीहिपैटिक कंडीशन में हम हीमोलाइटिक कंडीशन को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि AST या SGOT जो होता है ये स्पेसिफिक नहीं होता है, जो कि हीमोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम हीमोलाइटिक कंडीशन को इन्वॉल्व नहीं करते प्रीहिपैटिक कंडीशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इन पोस्ट हिपैटिक कंडीशन, मतलब कि हमारे लीवर के नीचे जो बाइल आता है, बाइलरी डक्ट या बाइलरी पाथ जो है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है तो ट्रांसएमिनेसेस की लेवल 3 to 4 टाइम्स अपर लिमिट हो जाती है। नाउ हिपैटिक कंडीशन में बोथ AST और ALT जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा लीवर डिसीज में। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, द इंक्रीज्ड ALT लेवल or SGPT level observed greater in hepatocellular disease because of occasional overlapping of value in hepatic and post-hepatic condition. The differentiation of jaundice may be difficult only on the basis of transaminases value. It has been observed that activity of this transaminases enzyme rise several hundred times unit or higher in infective hepatitis, but in obstructive jaundice they have moderate rise in AST ALT levels. Now ALP alkaline phosphatase, ALP जो होता है वो प्री हिपैटिक कंडीशन में, प्री हिपैटिक कंडीशन मतलब लीवर में कोई वो नहीं है डिफेक्ट, अगर ALP एक्सक्रीट होता है बाइलरी सिस्टम से उसी तरीके से जिस तरीके से बिलीरुबिन एक्सक्रीट होता है बाइल डक्ट से। आई रिपीट दैट, इन प्री हिपैटिक कंडीशंस, ओके, अल्कलाइन फॉस्फेटेस उसी तरह हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है जैसे बाइलरी सिस्टम से बिलीरुबिन एक्सक्रीट होता है बाइल डक्ट से, वैसे ही ALP भी बाइल डक्ट से एक्सक्रीट होता है और अपना फंक्शन दिखाता है। अगर हिपेटोबाइलरी में कुछ डैमेज नहीं है तो अनकॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ALP नॉर्मल रहेगा, बट इन हिपैटिक कंडीशन अगर हिपेटोबाइलरी सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंसेस होता है, सपोज बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो गया, लीवर सेल्स स्वेल हो गई, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस मॉडरेटली इंक्रीज हो जाएगा। वायरल हिपेटाइटिस हो गया, टॉक्सिक हिपेटाइटिस हो गया, इनमें भी इंक्रीज़ होता है ALP लेवल। टॉक्सिक हिपेटाइटिस में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। नाउ किसी फॉरेन पार्टिकल का इनफिल्टर्ड हो जाना लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कार्सिनोमा, सार्कॉइड एंड माइलॉइड, इनके कारण भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है लेवल ALP का। दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ALP बाय हिपैटिक पैरेन्काइमा। ना पोस्ट हिपैटिक कंडीशन दैट इज़ एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस, यहाँ पर वेरी हाई वैल्यू आपको ऑब्जर्व की जाएगी अल्कलाइन फॉस्फेटेस की, मैक्सिमम 10 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। अगर आप ALP की बात करोगे वो पैरेलल चलता है
जॉइंडिस के। नाउ गामा जीटी, यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, दैट इज ऑल फॉर्म मीन्स प्री हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। अगर हम देखें सो हिपेटो बाइलरी डिसीजेस जो इनमें होती है, तो इनमें सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ी हुई पाई जाती है। नाउ द इंक्रीज बीइंग ग्रेटर इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस एंड इन मैलिग्नेंट इन्वॉल्वमेंट दैन इन हिपैटोसेलुलर डिसीज। इट मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स और मैलिग्नेंट के इन्वॉल्वमेंट में ये ज़्यादा इंक्रीज होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिपैटोसेलुलर डिसीज़। अंडरस्टूड। सो डिटरमाइंड ऑफ दिस एंजाइम, इस एंजाइम के डिटर्मिनेशन से हमको एक सेंसिटिविटी प्रोवाइड होती है कि हाँ हमारा लीवर इतना डैमेज हुआ है एज कम्पेयर टू अदर एंजाइम्स इन अल्कोहलिज्म। नाउ ग्रुप 3 टेस्ट, इट कंसिस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स like total proteins, albumin, globulin, Ag ratio and also a test thymol turbidity test। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे लीवर में बनते हैं, लाइक एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, सब ग्लोबुलिन्स जैसे कि अल्फ़ा बीटा ग्लोबुलिन्स, ये सारे के सारे लीवर में बनते हैं। एडवांस लीवर डिसीज़ में एल्बुमिन आपका कम हो जाएगा और ग्लोबुलिन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्रैक्शनेशन करेंगे प्रोटीन का तो वो हमको क्या बताएगा, गामा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन को इंक्रीज़ बताएगा ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ सीरम प्रोटीन। ये सीरम प्रोटीन में डिस्टर्बेंस के कारण आपका एजी रेशियो भी गड़बड़ आएगा। ओके, नाउ ड्यू टू लीवर डैमेज एंड ऑल्सो रीनल डैमेज। अंडरस्टूड। सो एजी रेशियो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू और फॉल्स इंक्रीज और डिक्रीज सीरम प्रोटीन लेवल। सो एजी रेशियो आपको डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करता है कि आपके सीरम प्रोटीन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। सो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एल्बुमिन ग्लोबुलिन में गिव नॉर्मल रिजल्ट्स। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में आपको एल्बुमिन ग्लोबुलिन नॉर्मल रिजल्ट दे सकते हैं, किसमें, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के केस में। बट अर्ली स्टेजेस में जैसे ही वो सीवियर होते जाएगा वैसे आपको रिएक्शंस रेंजेस में वेरिएशंस मिलेंगे। नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोटीन आर ऑब्जर्व्ड इन प्री हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक कंडीशन। प्रोटीन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो प्री हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक में नॉर्मल दिखती है, एज लॉन्ग एज जब तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाते हैं लीवर सेल डैमेज। नाउ फ्लोकुलेशन टेस्ट, दिस टेस्ट डिपेंड ऑन अल्ट्रेशन इन द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सीरम। तो फ्लोकुलेशन क्या होता है, फ्लोक्यूल्स का बनना, जिस टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा सीरम में उस टाइप का। नाउ सिंस गामा ग्लोबुलिन इंक्रीजेस इन हेपेटाइक कंडीशन व्हेन सीरम इज मिक्स्ड विथ थाइमोल बफर, significant increase in turbidity is observed. Now thymol turbidity test, when serum is added to buffered solution of thymol, turbidity is produced by reaction of gamma and beta globulin with phenolic group of thymol.